हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फुल टेस्ट। ठीक है जी। तो ये फुल टेस्ट हम कहाँ से लगाने वाले हैं? टेक्स्ट बुक से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट। ठीक है जी। तो टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आपको कहाँ पे जाना है? तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए है टेक्स्ट बुक। ठीक है जी। तो टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक फुल पैकेज दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको ये सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 के भी मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको यहाँ पे टोटल ओवरऑल लगभग 1500 से ज़्यादा, लगभग 1600 के आसपास मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपको 13 फ्री टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। और इसमें इन्होंने अच्छे से अरेंज किया हुआ है। आप पहले सेक्शनल मॉक लगाना चाहते हैं, सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए और आपको लगता है कि अब आपको थोड़ा सा बूस्ट करना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल चाहिए, तो इन्होंने अलग से 16 एडवांस लेवल के टेस्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल के टेस्ट लगाना तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी टेस्ट सीरीज के लिए आपको चाहिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं भी है तो भी आप इनके बहुत सारे फ्री लाइव टेस्ट का भी फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है जी। ये लगभग डेली इनके फ्री लाइव टेस्ट भी आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। और आपको पता है कि हम लोग भी डेली फ्री लाइव टेस्ट ही लगाते हैं यहाँ पे। तो फ्री टेस्ट में से ही आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फुल टेस्ट नंबर 01। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे? जो अभी मैंने आपको बताया है कि जो आरआरबी एनटीपीसी की पुल टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको सिलेक्शन जंक्शन का। ठीक है, इसके अंदर जब आप आ जाते हो तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है इनकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फुल टेस्ट की। ठीक है जी। तो इसमें ये ओवरऑल टोटल 7 टेस्ट हैं, 7 टेस्ट हैं, जिसमें से 4 तो हो चुके हैं, बाकी धीरे धीरे ये चल रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें से जो टेस्ट नंबर 1 है, फुल टेस्ट नंबर 1 है, ये आज हम लगाने वाले हैं। ठीक है जी। और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग भी इसको फ्री में लगा सकते हैं। ठीक है जी। बाकी मैं इस टेस्ट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक से डायरेक्ट इस टेस्ट तक आ सकते हो। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं फिर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं? अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए, तो फाइनली शुरू हो गया। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा तो ये मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज होने की वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। जब जब मेरा मार्कर आएगा ना, तो ये टाइम आपको रुका हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है, तो इस वजह से ये टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा है। टाइम रुका नहीं है, बैक एंड में टाइम चल रहा है। जैसे ही मैं इस मार्कर को हटाता हूँ, टाइम वापस से आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना लें। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। हम देखेंगे हिंदी में सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई? ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था? ए पैसेज टू इंडिया, ये आया हुआ तो क्वेश्चन है, बट किसने लिखा था ये अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, बाद में देख लेंगे, है ना। अभी टाइम खराब नहीं करेंगे उन क्वेश्चंस में जिनका हमें आइडिया नहीं है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तेजी से चलेंगे ताकि टाइम एंड में कम ना पड़े। ठीक है जी। तो चलिए, ये क्या बोल रहा है, इसने क्या बोला है, क्वेश्चन देखें। दी गई अवधि, अच्छा इंग्लिश में देख लो आप पहले इसको, क्वेश्चन को पॉज करके। ठीक है जी। अब हिंदी में देखें इसको। दी गई अवधि के लिए हीरो का औसत निर्यात क्या था? दी गई अवधि के लिए, मतलब इस सब में इसका एवरेज औसत निर्यात क्या है? ये सब निर्यात दे रखा है, तो एवरेज निर्यात बताना है।
तो सबको जोड़ के भाग कर देते हैं किससे, 1 2 3 4 5 6 7 7 ईयर्स का है ये। तो जल्दी जल्दी से जोड़ दो बेफिजूल में टाइम खराब किए बिना। 4 5 9 9 8 17, 17 और 10 27 26 4 30 4 34 34 5 39 39 40 और 1 41 4 4 2 6 7 8 8 8 16 और 1 17 3 20 5 25 30 और 2 32। ठीक है, 3 4 5 6 7, तो 72.1। ठीक है जी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो इनका सम तो आ गया 72.1, और ये टोटल कितने, 7 हैं। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। तो 7 एकम 7, 0.7 तो 10.3, 10.3। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। तो इसमें पहले से भाई फर्स्ट से फर्स्ट पे आप देखो, फर्स्ट से फर्स्ट सीरीज को देखो, फिर लास्ट से लास्ट सीरीज, सेकंड से सेकंड सीरीज को, थर्ड से थर्ड सीरीज को, ऐसे देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 9 बन गया, फिर 9 से 16, 16 से 25। तो भाई देखो, ये 4 क्या, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो 36 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब डी से देखो एच पर। तो डी से एच में कितना प्लस हो रहा है, 4 से 8 +4 हो रहा है। ठीक है, एच से क्यू पे जाओ, एच से क्यू पे क्या हो रहा है, 8 से 17 पे जा रहा है, तो +9 हो रहा है। तो शायद ये स्क्वायर में ही प्लस कर रहा है। तो पहले 4 प्लस किया, फिर 9 प्लस किया, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर प्लस कर रहा है क्या, तो 17 में 16 प्लस कर रहा है क्या, 16 दूनी 32 और 1 33। 33 का मतलब है 26 में कितना प्लस किया है, 7, तो 7 आना चाहिए, 7 आ गया। इट मीन्स कि स्क्वायर के नंबर को ही प्लस कर रहा है। ठीक है, पहले 4 फिर 9, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर प्लस किया, अब 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25। तो 7 में 25 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 7 5 12 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 और 4 30 और 2 32, तो 6 नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पे आता है एफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से इसको, हिंदी में देखें। अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर कौन बैठा था, उनका पुत्र बैठा था, कौन, सलीम जहांगीर। ठीक है जी, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें इसको, क्या बोला इसने, a+1 में a बराबर ये दे रखा है a³ +1 में a³। तो ये कौन सा वाला, x+1 में x बराबर दे रखा है, x³ +1 में x³ पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, जब ये दिया होता है तो इसको अगर हम k माने, तो ये क्यूब वाला क्या होता है, k³ -3k। ठीक है, तो k³ क्या हो जाएगी, 1 की क्यूब 1 माइनस 3 एकम 3, तो 1 में से 3 गया, 2 बचा, माइनस का, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। अरे यार, इसमें इंग्लिश की क्या जरूरत है, एक सेकेंड। चलिए, तो 9 से 18 और 18 से 15 -3, 9 दूनी 18 × 2 -3 दिख रहा है। तो शायद ये × 4 फिर -5 ऐसे चल रहा होगा। तो अगर मैं × 4 करता हूँ, देखो × 2 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो अब दोबारा हो सकता है × 4 हो फिर -5 हो। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो 15 चौका 60, 60 में से 5 गया 55, दिख गया आपको। तो यही सीरीज चल रही है, यानी कि × 4 आएगा, 15 चौका 60, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो एक्सप्लेन कर रहा है ब्रह्मांड, ये किसने कहा था, एडविन हब्बल ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, 11th क्लास के। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोले इसने भाई। राज्य बी में सभी वर्षों में एक साथ रिक्त पदों की औसत संख्या क्या है। राज्य बी कहाँ पे है, यहाँ पे सभी वर्षों में एक साथ रिक्त पदों की एवरेज निकालना है। तो भाई जोड़ दो इसको, कैसे जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो पहले, ये 2 इधर गया, तो 6 6 12 और 10 22, 22.2। ठीक है, तो 22.2 कितना, 1 2 3 4, 4 है ये। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन में नंबर्स। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो 5.55। और हज़ार में संख्या दी गई है, तो इसमें इंटू हज़ार करेंगे, तो 2 जीरो हट गई, 1 जीरो बची, तो 5550, ऑप्शन नंबर 1 इज दी हीरो। ठीक है जी, एवरेज निकालना था, आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। इंग्लिश में क्या देखोगे यार इसको। चलिए, यहाँ पे क्या है, इन
जो स्टार मार्क है ना, स्टार मार्क की जगह पे ये पेयर रखने हैं साइन के, और देखना है कौन सा इसको सेटिस्फाई कर देगा, इक्वल टू 159 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले उस पे, सॉरी, सबसे पहले उस पेयर को रखना है जिसमें डिवाइड कंप्लीटली हो जाए। तो डिवाइड कहाँ पे, तीसरे नंबर पे है यहाँ पे, पहले वाले में तो यहाँ पे डिवाइड रख के देखेंगे तो डिवाइड हो रहा है क्या कंप्लीटली। तो 529 होता है इसका स्क्वायर, 30, 40, 50, 3, तो यानी कि इसमें 23 और जोड़ दिया तो ये 23 से कट जाएगा और 24 बार में कटेगा। ठीक है, तो यानी कि इस वाले पेयर को आप इसमें रख सकते हो। तो 14 × 11 माइनस, इसको डिवाइड कर दो तो 23 का 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है, +29। ठीक है जी। तो अब इसमें देखें, 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, और 24, 29 में से 24 गए, कितने बचे, 5। तो 4 और 5 9, 159 आ गया। पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का सदस्य कौन नहीं है, आई थिंक यूक्रेन नहीं होगा, तभी तो वो रशिया के साथ वॉर में जुड़ा हुआ है। नाटो आपको पता है ना, संधि है जिसके तहत जिस इस पे जिसने हस्ताक्षर कर रखा है, तो वो देश, सभी देश मतलब एकजुट होकर ये मानते हैं कि हमारे नाटो के सदस्य पे किसी ने भी आक्रमण किया तो वो एक सदस्य पे आक्रमण नहीं होगा, सब पे आक्रमण होगा। तो आई थिंक यूक्रेन अगर रशिया के साथ इतने समय से लगा हुआ है अकेला, तो यही नहीं होगा इनका सदस्य, वरना सब लोग लड़ते ना इसके साथ। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में से कौन महारत्न की श्रेणी में आता है। महारत्न पूछी जाती हैं कंपनियां, तो महारत्न की श्रेणी में कौन सा आता है इनमें से, ऐसे तो याद नहीं, बट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, ये तो PYQ में भी आ चुका है। ठीक है, ये शायद CPO के एग्जाम में आया हुआ है 1-2 बार। HAL जो है ये महारत्न में आई थिंक आती है। ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में इसको क्या करना था यार, इसका मान बताना है आपको। तो मान के लिए सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से ये गया, कितना बचा, 19 में से 35 गया तो कितना बचा, 20, 30, और ये माइनस का 16 बचा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब डिवाइड करना है आपको, तो डिवाइड 84/32 इंटू में 8 दे रखा है, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 21 माइनस 15/8 इंटू माइनस का 16। तो इससे गया कितनी बार में, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, माइनस का 30 आ गया, तो -30 यहाँ पे आ जाएगा, -30, तो 21 माइनस माइनस 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 30 और 2 50 और 1 51। ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम को चुनना है, ऑड वन आउट को चुनना है आपको। इसमें इंग्लिश में चेक कर सकते हो आप इसको, हिंदी में देखें। ऑड वन आउट, ये तो भी रिसेंट के किसी मॉक में भी आया था ना। वृक्ष, जड़ी बूटी, फूल और झाड़ी। वृक्ष, जड़ी बूटी और झाड़ी, ये तीनों ही किसी न किसी तरीके से एक वृक्ष का ही तो प्रकार है। फूल जो है वो एक वृक्ष का पार्ट है, तो मेरे हिसाब से ये अलग होना चाहिए। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। दिल्ली में प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था, जय सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर C, काफी फेमस है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। अब थोड़ा सा मार्कर का बदल लेते हैं कलर, ब्लू कलर आ गया है हमारे पास। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर इतना इतना शेषफल बचे। तो इसमें एलसीएम वगैरह निकालना होता है, बट आप एलसीएम क्यों निकालना, आप सीधा क्या करो, ये डिफरेंस कह रहा हूँ, ये चेक कर लो कि 15 से जो संख्या विभाजित होगी वो 9 से शेषफल छोड़ेगी। तो हम 15 से डिवाइड करके देख लेते हैं ना, इसने बोला सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली है। तो ये 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, ये तो पूरी तरीके से 15 से डिवाइड हो गई, जबकि 9 शेषफल चाहिए था, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। इससे छोटी कौन सी, ये वाली। तो 15 5 75, 15 3 45, 5 4 9, इसने 9 शेषफल छोड़ दिया। बाकी सबको भी चेक कर लेते एक बार। 15 चौका 60, 15, 15 चौका 60, 15 3 45, 10 इधर गया, 15 छिक्के 90, इसने 14 शेषफल छोड़ा, 9 छोड़ना चाहिए था, ये भी गलत है। 15 एकम 15, 9 इधर गया, 15 छिक्का 90, 3 इधर गया, 15 दूनी 30, इसने भी 9 शेषफल छोड़ दिया। तो अब हम दूसरे से
डिवाइड करके देखते हैं। 18 से डिवाइड करेंगे तो 12 आना चाहिए शेषफल। तो 18 से डिवाइड करें तो 18 चौक 72, इधर गया 18 कम 18, 18 नहीं में 162, 72, इसमें 12 आ रहा है शेषफल, इसमें आ रहा है क्या? 18 कम 18, 6, 18 दूनी 36, 18 दूनी 18 चौक 12, 18 3 54, 6 और 3 9, 18 पंजे 90, यहाँ पे 9 शेषफल बचेगा। अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए इसको, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने भाई? यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो यहाँ पे ये संख्याएं दी हुई है ये वाली, इसमें पहला अंक, अच्छा 1 2 3 अगर है तो पहला अंक 1 है, दूसरा तीसरा ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 689, उसके बाद दूसरी है 567। तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, पहले अंक को लेंगे सबसे बड़ी संख्या के, सॉरी दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक है 5, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसमें तीसरे अंक में यानी 6 में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? 6 5 11, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, तो छत्तीसगढ़ से तो निकलती ही महानदी है, तो उड़ीसा में होते हुए बहती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। गेहूं की कीमत 4% तक कम हो गई है। जो पहले जो राशि 48 किलो गेहूं खरीद सकती थी, खरीदने के लिए पर्याप्त थी, अब उस राशि से कितने किलो गेहूं खरीदे जा सकते हैं? गेहूं की कीमत 4% कम हो गई। अगर मैं मानूं पहले 100 रुपये थी उसकी कीमत, उससे मैं 48 किलो गेहूं खरीद सकता था। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे को 4800 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो 4800 रुपये में मैं कितने गेहूं खरीद रहा था? 48 किलो। अब कीमत जो है वो 4% कम हो गई, तो अब कीमत कितनी हो गई? 100 से 96 हो गई। तो अब 96 रुपये किलो गेहूं है और मेरे पास 4800 रुपये है, तो इसमें मैं कितने गेहूं खरीद सकता हूँ? तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96, 2 से 5 बार गया 50, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में बॉस कर लीजिए। इसने क्या बोला है भाई? 12 और 8 से 16 बन रहा है, 8 दूनी 16, 144, तो 144 तो स्क्वायर होता है 12 का, ये 4 का स्क्वायर है। 4 कैसे आएगा? 12 में से 8 गया 4, और 22 में से 10 गया 12। बहुत सही। इन्होंने क्या किया है, इनके डिफरेंस का स्क्वायर दे रखा थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर करो, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 है, 8 का स्क्वायर नहीं हो सकता 36, 6 का स्क्वायर 24 नहीं हो सकता, 12 का स्क्वायर 121 नहीं हो सकता, 10 का स्क्वायर 100 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंस का स्क्वायर दे रखा है तीसरे नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। मलेरिया रोग की किस मच्छर के काटने के कारण होता है? मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने के कारण होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन, बचपन में सिखा देते हैं आपको ये तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, उससे क्या होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बोरिंग क्वेश्चंस, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, वाई की वैल्यू ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो भाई एक्स तो ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस, नहीं इंटू में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटू है ना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा, तो पहली बात तो ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो जब वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो अगेन यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा शुरू में, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगा, तो अगेन बी से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर। तो साइन प्लस कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन इंटू में कॉस। ठीक है जी,
ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन कॉस का तो स्क्वायर आएगा ही आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस का 2ab आएगा तो माइनस का 2 साइन इंटू कॉस साइन, 2 साइन इंटू कॉस आएगा, ये प्लस का 2 साइन इंटू कॉस है, ये माइनस का तो दोनों कट गए, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो ये 1 होता है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा, ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 4। ठीक है जी, तो सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर 4 दो इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए इसको, शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना गृह कार्य पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे क्या मान्यताएं हो सकती हैं, बना सकते हैं हम। अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। सही बात है, अनुशासन रखेंगे तो शिक्षण प्रभावी बनेगा। शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में कोई ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है। खुश होने की बात यहाँ पे कहाँ लिखी है क्या कुछ? तो आई थिंक ऐसा अगर ये करेंगे तो अनुशासन बढ़ेगा और इससे शिक्षण प्रभावी बनेगा, तो पहला वाला सही होना चाहिए। सेकंड तो ऐसा इसमें कहीं दिया नहीं है कि शिक्षक खुश होंगे, छात्र नहीं है जो कार्य नहीं कर रहा है ये सब। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। एक बाइट डेटा के एक डैश को होल्ड कर सकता है, एक बाइट डेटा के एक डैश को होल्ड कर सकता है। 1 बाइट कैन होल्ड 1 डैश ऑफ डेटा, यानी कि ये कहना चाह रहा है एक बाइट डेटा डैश के एक बाइट डेटा डैश एक डैश को होल्ड कर सकता है, ये हटा देना यहाँ से। तो एक बाइट डेटा किसको होल्ड कर सकता है भाई? एक बाइट डेटा किसको होल्ड कर सकता है, पता नहीं भाई, ये तो बाद में देखेंगे इसको। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए और फिर हिंदी में। थोड़ा सा तेज चल रहे हैं शुरू से ही, ताकि बाद में एंड में टाइम की दिक्कत ना पड़े। ठीक है जी। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो बी इसे अकेला 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया और चले गए। शेष कार्य सी अकेला 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो भुगतान को उनके बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? भुगतान उनको किया जाएगा उनके एफिशिएंसी के रेशियो में। तो एफिशिएंसी निकालनी है, पहले इनका निकाल लो ये एफिशिएंसी। तो एलसीएम कितना आ गया 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। ठीक है, तो इन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो 5 दिन तक ये काम करेंगे, तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं 5, और 5 दिन तक जब काम करेंगे तो टोटल 25 काम इन्होंने कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब जो शेष काम है, शेष काम को सी आके 7 दिन में पूरा कर देता है, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा आपका 35, और 35 काम सी 7 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में सी 5 काम कर रहा होगा, सिंपल। ठीक है, तो इनके बीच इनकी जो एफिशिएंसी होगी, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है और सी 5 काम करता है, तो इनकी एफिशिएंसी होगी 3:2:5। ठीक है, और इसी रेशियो में इनको दिया जाएगा पैसा, बट ऐसा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, 5 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 3 और 2 5, 5×5 = 25, तो 25 काम हो गया, 37 काम बचा। शेष कार्य सी अकेले 7 दिनों में पूरा कर सकता है, शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना बचा 35, और 35 काम जो है ये सी अकेले 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो 7×5 = 35। भुगतान को उनके बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सी ने तो 7 दिन तक काम किया, जो जो इन्होंने काम किया उसके रेशियो में भुगतान दिया जाएगा ना, सॉरी 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 भाई। ए और बी ने तो 5-5 दिन तक काम किया, इसने 5 दिन तक काम किया, इसने 5 दिन तक काम किया, तो ए ने 15 काम किया, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है ना। ए ने 5 दिन तक काम किया था तो 15 काम कर दिया, बी ने 2 दिन तक काम किया था तो 5 दूनी 10 काम कर दिया, सॉरी, बी ने 5 दिन तक काम किया था, एक दिन में 2 काम करता है तो 10 काम कर दिया। सी ने कितने दिन तक काम किया था? 5 दिन तक काम किया था, सॉरी 7 दिन तक काम किया था, और एक दिन में 5 काम करता है, तो सी ने 35 काम किया था। इन्होंने जितना जितना काम किया उसके रेशियो में इनको पैसा मिलेगा, कुल मिला के ये बात थी, बेफिजूल में मैंने इसको ज़्यादा लेंदी कर दिया। तो ए और बी ने 5 दिन तक काम किया था, तो ए ने 5 दिन में 15 काम किया, बी ने 5 दिन में 10 काम किया, और सी ने
कितना काम किया था, बाद में आके 35 काम किया था। तो जितना जितना काम किया उसी रेशो में पैसा मिलेगा। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 3 2 7, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। बेफिजूल का टाइम खराब कर दिया, अच्छा खासा रिदम चल रहा था। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। कुछ बकरियां चील हैं, तो ये बकरियां हैं, कुछ इनमें से क्या है, चील है। सभी चीज सांप है, तो ये सारी चील क्या है, ये सांप है। कोई बत्तख चील नहीं है, तो ये चील जो है, चील का कनेक्शन बत्तख से नहीं है, तो बत्तख को लिख देते हैं बत्तख बीटी। ठीक है, ये बकरियां हैं, तो ये बकरियां बीके। ठीक है, इनसे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं, कोई सांप बकरी नहीं है, तो सांप और बकरी, कुछ तो सांप बकरी है ना ये वाले, तो ये तो गलत हो गया। कुछ बत्तखों के सांप होने की संभावना है, तो बत्तख सांप हो सकते हैं क्या, संभावना तो हो सकती है। क्यों, क्योंकि बत्तख हो सकता है यहाँ पे इधर की साइड ऐसे बैठा हो, है ना, और ये कनेक्शन ना हो। संभावना है, हो सकती है संभावना। कुछ बत्तखें बकरियां हैं, बकरियां नहीं हैं, कुछ बत्तखें बकरियां नहीं है, तो इनका कनेक्शन या होने का या ना होने का कुछ भी कनेक्शन दिया है क्या आपको, नहीं दिया। तो जब तक कोई कनेक्शन डायरेक्ट ना दिया हो, ना तो आप कह सकते कि है, ना ही आप कह सकते कि नहीं है। तो ये लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा, केवल सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क द ट्रिम्फ, ये पहले भी आ चुका है पीवाईक्यू में। जो हमारा इंडिया गेट है ना, वो इनके जैसा दिखता है, आर्क द ट्रिम्फ के जैसा। ये फ्रांसीसी युद्ध स्मारक है, ये हमारे इंडिया गेट जैसा दिखता है। ठीक है जी, चलिए इसको क्या हिंदी में देख लो यार। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये 1/4 डिवाइड है, तो ये 8/1 हो जाएगा, डिवाइड का इंटू हो जाएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा 8/1। तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 में से 2 गया, कितना बचा, आधा गया, तो ये बचा माइनस का 3/2। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑफ है, ये ऑफ ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे क्या है 44। तो 44 डिवाइडेड बाय, ये इसको पहले 88 लिख दो, 88 इंटू माइनस का 3, सॉरी यार खांसी आ रही है बार बार। 88 इंटू माइनस का 3/2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 44 इंटू -3 बचा। यहाँ पे कितना है 44, तो 44/44 इंटू -3। ठीक है, तो 44 से 44 कैंसिल, 88 माइनस माइनस का 1/3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 1 25, सॉरी 8 तिया 24, 24 और 2 26, प्लस 1/3, तो 265/3, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है जी। तो 5 में 4 जोड़ रहा है, +4, फिर +1 कर रहा है, उसके बाद +18 कर रहा है, और उसके बाद माइनस कर रहा है। तो पहले प्लस प्लस, वो भी इसमें भी कोई सीरीज नहीं दिख रही, और उसके बाद भी माइनस कर रहा है, फिर कोई सीरीज तो नहीं बनी, तो ये कोई पैटर्न तो इसमें समझ नहीं आया ऐसे। तो जब बीच में आपको माइनस दिख जाए, तो एक बार डबल सीरीज को देखो। तो 5 से 10, 5 दूनी 10, 5, सॉरी यार खांसी आ रही है बार बार। तो 5 से 10, तो +5 कर दिया, 10 से 17, तो +7 कर दिया, तो 5 7, अब हो सकता है 9 प्लस किया हो, या फिर हो सकता है कि 5 7 ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इसके बाद 11 प्लस किया हो। तो लेट्स सी, अगर इसमें 17 में 9 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 3 और 6 26 आना चाहिए, और 11 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 28 आना चाहिए, और 26 और 28 में से एक ही ऑप्शन में है 26। ठीक है जी, तो ये डबल सीरीज से आपको चेक करना था। चलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कम से कम कार्बन होता है। तो कार्बन कम से कम होगा, यानी कि जो निम्न क्वालिटी का, सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट। आपको पता है कोयले के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला एंथ्रेसाइट, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, जो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। इसके बाद बिटुमिनस, तो बिटुमिनस जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कोयला होता है। ठीक है,
और थर्ड नंबर पे आता है आपका लिग्नाइट, और उसके बाद एक पीट कोयला भी होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से, हिंदी में देखें। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये है, तो सेक साइन प्लस कॉस थीटा बराबर बताना है क्या है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके देखें क्या, एक बार वैल्यू पुट करके ही देख लो सीधा। तो थीटा की वैल्यू सबसे पहले 30 रखो, तो सेक 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 होता है 2/√3 हो जाएगा, प्लस टेन 30 होता है 1/√3, तो ये कितना आ गया 3/√3 लो, पहली वैल्यू से ही मिल गया। ठीक है ना, तो इसको √3 × √3 लिख सकते हो आप, तो ये इससे कट जाएगा, तो √3 आ गया, बिल्कुल सही। तो थीटा की वैल्यू 30 है, समझ में आ गया आपको। जब थीटा की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे भी 30 रख दो, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये बेस सेम है, तो 1 + √3/2, 1 + √3/2, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। इसने क्या बोला था, ऑड वन आउट छांटना है आपको इसमें, तो मैंने आपको बताया बार बार कि आपको ऑड वन आउट के लिए सबसे पहले लास्ट पेयर को चेक करना है। ठीक है, तो आर से डी या डी से आर, तो डी से आर पे क्या हो जाएगा 18 और 4, तो +14 हो रहा है उल्टी साइड से। तो एल से जी, तो एल से जी 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 14 प्लस किया तो जेड आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो 17 में 14 प्लस करेंगे कितना आएगा सर, 11, 3, 31, यानी कि 4 और 1 5 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो एस से टी +1 हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों में +14 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं बनेगा, यहाँ से लास्ट वाले पेयर से तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस वाले पेयर को चेक करना पड़ेगा, ए से एन +13, बी से सी, तो 16 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 3 9, 26 और 3 बिल्कुल सही है, +3 हो रहा है, +13 हो रहा है सॉरी। यू से ए, तो यू कितना होता है TU, यू होता है 21, 21 में 13 जोड़ेंगे तो 4 34, तो ए नहीं आना चाहिए, ये 13 नहीं हो रहा, प्लस इसमें देखें तो डब्ल्यू कितना होता है TUVW 23 में, अगर मैं 13 जोड़ता हूँ तो 3 और 3 6, 2 और 1 3, 36 आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए था, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो फर्स्ट से लास्ट वाले पेयर में नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, इसमें दिख रहा है क्या ए और आर में, ए से आर +17, तो बीच वाले में भी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, तो अब आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। एन से आर NOPQR +4, सी से GC DEFG +4, ए से ई BCDE PQRST, तो सब में +4 है भाई, QRST ABCDE CDEFG NOPQR, तो अब ए से डी देखो भाई, ABCD, P P से L, P से L तो नहीं जा सकते, U, अच्छा L से P जा सकते हैं, LMNOPQRSTUSTUVW, ई वाला अलग हो गया क्योंकि डी से इधर जाना चाहिए था, ये ए से डी पे आ गया, तो ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश में पॉज करिए। अच्छा लॉजिक समझ में आया ना आपको उसका पीछे वाले क्वेश्चन का, इसमें लॉजिक क्या था, ये जो ए से डी है ना, तो यहाँ पे +4 हो रहा है, बाकी सब में -4 हो रहा है, ऐसे एक छोड़ के एक वाले पे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, पढ़ लो इसको जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। वर्ष डैश में वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया। तो गेहूं क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 के आसपास ही होती है ना, तो इसी वक्त गेहूं क्रांति नाम से जारी किया होगा, क्योंकि क्रांति की शुरुआत करनी है ना, हरित क्रांति की शुरुआत, तो आई थिंक ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से,
क्या बोला इसने, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या इतनी है, यदि इसकी ऊंचाई इतनी है, तो इसका मूल्य 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है। तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कितनी है? शंक्वाकार तंबू बनाना है। तो शंक्वाकार तंबू कैसा होता है? ऐसा होता है भाई, ये शंक्वाकार तंबू। तो इसमें आपको शंकु का वक्र पृष्ठ सी एस से निकालना होता है, ठीक है। तो सी एस से क्या होता है? पाई आर एल। तो रेडियस कितनी दे रखी है इसकी? 9 दे रखी है। और हाइट कितनी दे रखी है? 12। तो एल होती है ये सिलेंट हाइट, ये तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालोगे आप? 9 12, तो ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है जी। बाकी मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि आपको ट्रिपलेट निकालनी है, तो रेशियो निकालो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये मल्टीपल दे रखा है, 3 3 गुना दे रखा है इनका, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 5 का भी 3 गुना आ जाएगा 15। ठीक है। तो अगर ट्रिपलेट याद है तो वैसे भी कर सकते थे। तो ये आगे त्रिक ऊंचाई 15। तो अब इसमें क्या बोला है इसने, इसका मूल्य 100 रुपये प्रति मीटर प्रति पाई मीटर स्क्वायर। तो पाई में वैल्यू निकालनी है। तो पाई आर एल, तो पाई इंटू आर कितना है? 9, इंटू एल कितना आ गया? 15। तो 15 छिक्के 90, ओ सॉरी 15 नहीं, में 135, 6 कहाँ से पढ़ लिया मैंने। 15 नहीं, में 135 पाई। और एक पाई के लिए 100 रुपये चाहिए, तो 135 पाई के लिए 135 100 रुपये चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। आर्किड गुलाबी और फूल। तो आर्किड एक तरह का फूल होता है, ठीक है। तो आर्किड फूल के अंदर आएगा, तो आर्किड फूल के अंदर आएगा, ठीक है। और गुलाबी, तो फूल गुलाबी भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। तो कुछ फूल गुलाबी होंगे, कुछ दूसरे कलर के, तो ये ऑप्शन नंबर सी में सही पुट होगा। ठीक है। ये फूल है, और फूल के अंदर एक आर्किड है, और इसमें से कुछ क्या है, कुछ क्या है, गुलाबी है, और बाकी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो नो आइडिया भाई, करंट अफेयर से बिल्कुल अपडेटेड नहीं है। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था, बिल्कुल सही। उसी समय, यानी कि ये जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसी समय वंदे मातरम आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में। वंदे मातरम आंदोलन उस समय पे आंध्र प्रदेश में चल रहा था, और वही सेम जो है वो बंगाल में स्वदेशी या बहिष्कार के नाम से चल रहा था आंदोलन। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने भाई? यदि किसी मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के लिए 8% रेट से सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है, तो मूलधन क्या है ये ज्ञात करना है। तो देखो, मैं आपको बहुत सारे तरीके ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज एक और नया तरीका बताता हूँ। ठीक है, टाइम है हमारे पास। देखो, इसको करना क्या होता है, जब डिफरेंस दिया होता है ना, तो इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ना होता है, प्लस शेष यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल में 61 को कैसे तोड़ सकते हो? 20 या 60, तो 3 × 20 ऐसे तोड़ सकते हो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितनी ध्यान से सुनोगे ना उतना ही ये कम टाइम लेगा, ये वाला। मैं यही सोच रहा था, जब हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा ना जिस दिन, उस दिन इस तरीके को समझाऊंगा। ठीक है। तो 3 × 20। अब इसमें बचा कितना? 60 हो गया, तो 60 में कितना बचा? +1.6 इसमें बचा। ठीक है जी। तो अगर आपको कभी भी डिफरेंस दिया हो इस तरीके से 3 साल का, और आपसे रेट ना दिया हो, तो रेट पूछा जाए, तो रेट आप कैसे निकाल दोगे? 20 जो है ना, 20 इस पे 1.6 जो यहाँ पे बचा है, ये 1.6 20 का कितना प्रतिशत है, उतना ही रेट है। ठीक है। तो 20 पंजे 100, और 16 पंजे 80, यानी कि 8% रेट है। अगर नहीं दिया होता तो हम निकाल देते, वैसे दे रखा है रेट। ठीक है। अब रेट अगर दिया होता है तो और आसान हो गया काम। रेट अगर दिया है, तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना 20, ये 20 जो होता है ये आर का R% होता है। 3 का मल्टीपल जो यहाँ पे आता है ना, ये आर का R% होता है। ठीक है। तो आर कितना? 8, तो 8 × 8 = 64, तो 64/100%। ठीक है। R% का R%, ऐसे R% का R%, तो 64% आ गया, तो 0.64, तो 0.64 की वैल्यू क्या होती है? ये जो यहाँ पे 3 का मल्टीपल आता है, तो ये 20 है। और हमें क्या निकालना है? मूलधन। और मूलधन क्या होता है? 100% होता है। तो 0.64% की वैल्यू इतनी दे रखी है। 100% की वैल्यू निकालनी है। यार खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो
कैसे करें इसको भाई? 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिंग 24। एक सेकेंड, ये 0.24, ये 0.64 है, तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगी ना, 2 जीरो, सॉरी, ये 0.64 है ना, तो पॉइंट दो के बाद है, दो के बाद पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तभी मैं कहूँ कि पूरा कट क्यों नहीं रही। तो 4 चौक 16, ये 25 बार में कट जाएगा, और ये भी 4 से इधर 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो मूलधन कितना आ गया? 100%, 25 गुना 5, तो 25 पंजे 625, 625 गुना 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 6 पंजे 30, 3125। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लो इसको, जल्दी से हिंदी में देखें क्या बोला इसने। प्लस का अर्थ भाग, अच्छा, अलग अलग साइन का अलग अलग मतलब है, तो इनटू का पहले देखो ब्रैकेट सॉल्व करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले, फिर सबसे बाहर वाला ब्रैकेट। तो 14 इंटू, इंटू का मतलब क्या है? घटाना। तो 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8। तो माइनस का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस। डिवाइड का मतलब क्या है? इंटू है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, तो +8, ठीक हो गया 16। अब प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे? डिवाइडेड बाय। और माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? जोड़। तो जोड़ दो 8 हो गया, तो 8 दूनी 16, तो ये तो 2 आ गया, ठीक है। अब डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ पे? डिवाइड, डिवाइड का मतलब है इंटू, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश, इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। आर्थिक समृद्धि का सही माप क्या है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि। आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहा है ये। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी पर कैपिटा इनकम पर। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि, स्थिर कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में। जो ये जो ग्रोथ होती है ना, ये आपकी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ होती है, ये आपके पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड करती है। इसमें वृद्धि होगी तो इसमें भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसने क्या बोला है? अल्फा और बीटा समीकरण इसके मूल हैं। तो अल्फा+2 बीटा+2 मूल वाला समीकरण ज्ञात कीजिए इसमें से। अल्फा और बीटा अगर इसके मूल हैं, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b क्या है यहाँ पे? b है -11, तो -11/a कितना? 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 11 है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा+2 बीटा+2 करता हूँ, इनको प्लस करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा +4। तो अल्फा प्लस बीटा 11 +4 यानी कि 15। तो नई वाली जो समीकरण है ना, नई वाली समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा+2 और बीटा+2 हैं। तो ये दोनों मूलों का योग कितना है? 15। नई समीकरण में उनका मूलों का योग कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो 15 किस में आ रहा है ये चेक कर लो, किस समीकरण में जो इनका मूलों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a जो है वो 15 किस में आ रहा है ये चेक कर लो। तो -15/1 आ जाएगा, तो ये तो -15 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये माइनस माइनस +15/1 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये प्लस का ये नहीं हो सकता। तो ये दोनों समीकरण हो सकते हैं। अब हमें दूसरी चीज चेक करनी होगी, क्या? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब इसको मिटा दे। तो ये वाली दो इक्वेशन सही हो सकती हैं, ये दोनों नहीं हो सकती। तो अल्फा इंटू बीटा देख ले अब। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। तो c कितना है? 24, और a कितना है? 1। तो ये हो गया आपका 24/1 यानी कि 24 आ गया। तो अब इनको इंटू करेंगे जब, तो अल्फा+2 इंटू बीटा+2, ये इसके मूल है ना दोनों, तो इनको इंटू करेंगे तो कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा +2 बीटा +4, एक सेकेंड, अल्फा बीटा +2 अल्फा, सॉरी 2 बीटा +2 अल्फा आएगा यहाँ पे, +4 आएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। 2 अल्फा +2 बीटा, तो अगर इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ 2, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा?
माइनस बी अपॉन में ए यानी कि 11 आया था, तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा 24, तो 24 प्लस 11 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 15, सॉरी 22 है ना ये तो, सॉरी सॉरी सॉरी, 22 होता है 26, 4 30 और 20 50, तो इनका जो मूलों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना अल्फा इंटू बीटा, ये 50 हो जाएगा। तो 50 कहाँ पे है? इन दोनों में से यहाँ तो है नहीं 50, तो यहाँ पे 50 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इसका इतना ही लेंदी तरीका होता है, तो इसी तरीके से आपको करना होता है। ठीक है जी, थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, खांसी ज़्यादा आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला इसने? दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चुनाव करना है। इंग्लिश में पढ़ लो भाई इसको, हिंदी में देखें। विषम, इसमें ऑड वन आउट छांटना है आपको। इसमें अफगानिस्तान, डेनमार्क, मालदीव और मिजोरम, ये तीनों ही कोई ना कोई देश है, और ये हमारे देश का एक स्टेट है, तो ये अलग हो गया इनसे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। 2019 में पवन कुमार चामलिंग भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बने, उनका उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो कौन थे जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे? प्रकाश सिंह बादल थे क्या? मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये थे। तो पॉस ये शायद लंबे नहीं थे, सबसे सबसे ज्यादा समय तक रहे थे क्या ये? ऐसा मुझे लग रहा है, शायद मैंने पढ़ा है, तो इसको करते हैं, देखते हैं बाद में। ठीक है, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि दुकानदार ने इतने और इतने प्रतिशत की छूट दी, तो क्रमिक छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितनी इजी वैल्यू दे दी। अगर मेरे पास 56 रुपए की कोई चीज़ है अंकित मूल्य, उसमें 14 से ही 2/7%, तो 14 से ही 2/7% होता है 1/7। ठीक है जी, तो उसने 1/7 की छूट दे दी, यानी 7 रुपए पे 1 की छूट दे दी, तो वो कितने में बिक दिया? 6/7 में बिक दिया। ठीक है, अब इस पे अगेन दूसरी बार क्या किया? 12.5%, यानी कि 1/8 होता है 12.5%, तो 8 पे 1 की छूट दे दी, यानी कि 7/8 में बिक दिया। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 8 सत्ते 56, 7 6 42, तो 42 रुपये में वो चीज़ बिक दी। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो भाई जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। पी क्यू का भाई है, तो पी जो है ये भाई है किसका? क्यू का। क्यू आर की बहन है, तो क्यू जो है ये बहन है आर की। आर एस का बेटा है, तो आर जो है ये एस का बेटा है। टी एस की बहन है, तो एस की बहन कौन है? टी, ये बहन है एस की। तो टी क्यू से कैसे संबंधित है? टी जो है वो क्यू से कैसे संबंधित है? क्यू के या तो मम्मी या पापा की बहन, तो मम्मी की बहन मौसी हो जाएगी, पापा की बहन बुआ हो जाएगी। तो बुआ और मौसी में से कोई है यहाँ पे, तो मौसी दे रखी है, आंटी दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में किस शहर में शुरू हुई थी? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक्स का न्यूनतम मान क्या है? न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए ये जो है ये 12 से विभाज्य है? तो कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वो 4 और 3 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य करने के लिए आपको इन सबको सम करना पड़ेगा। तो भाई 7 और 1 8 और 2 10, 8 18 19 20 और 5 25, तो इनका सम जो है वो भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो इनका सम आ रहा है 25 प्लस एक्स, तो इसको 3 से डिवाइड करने के लिए 2 रखना पड़ेगा एक्स, तभी तो ये 27 बनेगा, और 27 3 से कट जाएगा, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो 3 तीर है यहाँ पे, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया, अब यहाँ पे एक भी तीर नहीं बचेगा, तो किसी ऑप्शन में तीर नहीं दे रखा। पहले यहाँ पे 2 प्लस के साइन थे, फिर ये 2 और बढ़ गए, अब यहाँ पे 2 और साइन बढ़ जाएंगे ऐसे, तो ये पहला तो नहीं होगा, सेकंड वाले में 2 साइन नए बढ़ गए, थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में से एक होना चाहिए, बट ये साइन इधर हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक साइन आ जाएगा, तो सेकंड वाला इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू किए गए 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट और सुपर स्वच्छ लीग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पता नहीं, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन है, बाद में देखते हैं इसको। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। विश्व में किस देश के प्रधानमंत्री बनने वाली किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली
पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी भाई आपकी भंडार नायके। इस श्रीलंका की पहली अ, प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है जी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 25 की पावर 1/2 यानी कि √25, तो ये हो गया 5। 25 की पावर -1/2 यानी कि उल्टी कर देंगे फ्रैक्शन, जब पावर माइनस में दी होती है ना, तो फ्रैक्शन उल्टी करके उसकी पावर ऐसे लिख दो। ठीक है। तो इसकी पावर 1/25 की पावर रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? +1/5 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 1 26/5। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं ये काउंट करने हैं आपको। तो काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है। एक ये बड़ा वाला 6, और एक ये पूरा 7। तो 7 से ज़्यादा ऑप्शन में ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश पॉज कर लो भाई जल्दी से, हिंदी में देखें। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये आपका गोवा में है। काफ़ी फेमस, पहले भी पूछा जा चुका है। इजी सा क्वेश्चन। सलीम अली आपको याद रखना है। ठीक है जी। चलिए हिंदी में देखें इसको, क्या बोला इसने। 6,000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 200% है। तो 5 वर्षों में मुझे इतना ब्याज मिल जाता है कि वो मूलधन का 200% है। तो 5 साल में मैं 200% ब्याज ले रहा हूँ, तो 1 साल में मेरे को कितना ब्याज मिलेगा? तो 5 चौक 20, 40%। और ब्याज की दर ही बतानी है, तो 1 साल में 40% मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। था इसमें कुछ क्वेश्चन में? अब ये इतना इजी क्यों दे रखा है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 5 सालों में साधारण ब्याज जो है वो 200% मिलता है मूलधन का। तो दर बतानी है, तो 5 साल में 200%, तो 1 साल में 40% मिलेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। तो 11 का लिंक इससे है, और 11 का क्यूब्स के आसपास मुझे ये दिख रहा है। इससे ये कितना कम है? 10 20 30 22 कम है। तो क्यूब में से इसका डबल घटा रखा है आई थिंक। ठीक है। तो इसमें भी शायद यही कर रखा हो, इसको चेक करके देखें एक बार। 7 की क्यूब कितनी होती है? 343। तो 343 में 7 का डबल कितना? 14 घटा दो, तो 30 40, तो 29 आना चाहिए। 329 ऑप्शन में भी है, तो यही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली जर्नलिंग जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। पता नहीं भाई इसके बारे में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 62% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 144 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि डाले गए मतों में से कोई भी मत अमान्य नहीं था। देखो, एक को 62% मिले हैं। ठीक है। और वो ये कह रहा है कि वो 144 मतों से जीत गया है। तो दूसरे वाले को 100% वोट डाले गए, तो इसको 62% मिले, तो दूसरे वाले को 38% मिले होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। ये इससे कितने परसेंट से जीता है? तो ये इससे जीता है 40 50 60, 24% से जीता है। ठीक है। और 24% की वैल्यू दे रखी है आपको 144। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। और वोट टोटल कितने? 100%, तो इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 12 दूनी 24। ये 12 बार में जाएगा, तो ये 6 बार में कट जाएगा। 2 6 12, 6 × 100 600। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में वॉच करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। बिंदु एक्स से एक व्यक्ति पूर्व की ओर, तो भाई एक बिंदु एक्स है, इससे पूर्व की ओर, तो इधर की साइड चलता है 45 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है तो दाएं, और बाएं मुड़ता है यहाँ पे 40 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ता है यहाँ से, और ये 90 मीटर चलता है। ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेगा तो भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 40 मीटर चल दिया इसने इसके सीध में। ठीक है। यहाँ तक 40 मीटर चल दिया, और आगे चलेगा 20 मीटर तक। ठीक है, क्योंकि टोटल 60 मीटर चलेगा यहाँ पे। अंत में वह दाएं मुड़कर बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए 135 मीटर चलता है। तो वो कहाँ मुड़ रहा है? दाएं मुड़ रहा है, और 135 मीटर, तो 90 तो यहाँ तक चल गया, और 45 इधर चल गया, यानी कि इसके सीध में आ गया 135 मीटर चल के। ठीक है। 135 मीटर चल गया, तो इसके सीध में आके वाई पे पहुंच गया। तो वाई से बिंदु एक्स कितनी दूरी पर है? तो वाई से बिंदु एक्स कितनी दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर। और किस दिशा में है? तो वाई से बिंदु एक्स, तो वाई से बिंदु एक्स किस दिशा में? ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर 1 इज दी
करेक्ट आंसर 20 मीटर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। इको मार्क एक इको लेबलिंग योजना है जिसे 1991 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इस योजना में किसकी पहचान की गई थी? इको मार्क किस पे लगाया जाता है भाई? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस पर तो लगाया जाता है इको मार्क। अनुकूल वाहन, शक्ति स्रोत, अनुकूल मशीनरी, अनुकूल उत्पाद, प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स ही तो हैं। इन सभी पे जो पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स होंगे उस पे तो इको मार्क लगाया जाएगा। भाई याद रखना कि 1991 में शुरू हुआ था, तो ये नई चीज़ है, इसको याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में पॉज करेंगे। एक वृत्त का व्यास एक त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है। त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त की परिधि कितनी होगी? जो वृत्त का व्यास है यानी कि डायमीटर है, ये त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है। तो अगर त्रिभुज का आधार 4 है, अगर त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का बेस 4x है, तो व्यास कितना हो जाएगा वृत्त का? 7x। समझ पाए? त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है, तो अगर त्रिभुज का आधार 4 है तो उसका व्यास कितना है? 7 है। तो हमने कहा इसकी 4x हो गया, ये 7x हो गया। ऊंचाई 14 दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2, आधार कितना है? 4x, और ऊंचाई कितनी है? 14, बराबर कितना है? 56। ठीक है, तो ये इससे काटेंगे इसको 2, तो 14 दूनी 28, तो इधर जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो ये डायमीटर कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है जी। पूछा गया है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2 × पाई, ठीक है, इंटू आर कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा यानी 14 का आधा 7, तो 7 से 7 गया तो 22 दूनी 44, तो 44, अच्छा मीटर में दे दिया इसने, और यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है क्या? हाँ सेंटीमीटर दे रखा है, इट मीन्स 44 मीटर, 44 सेंटीमीटर मतलब 0.44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो ये दोनों छोटी संख्या है, बड़ी संख्या, तो इससे बन रहा है क्या? 27 में अब 5 दूनी 10 जोड़ दिया तो 37 बन गया। 88 में 27 दूनी 54 जोड़े अगर, तो ये बन जाएगा कि 8×4 = 12, 12 और 1 13, 8×5 13 और 1 14। ठीक है, बन रहा है, बिल्कुल सही, बढ़िया। लॉजिक ये है कि भाई आसान सा, बीच वाले को डबल करके तीसरे में जोड़ दिया तो ऊपर वाला आ गया। तो 18 दूनी 36 में 18 दूनी 36 डबल कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं 87 में से 36 घटा दूँ, 7 1 5, तो यहाँ पे होगा 51, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 51 में मैं इसका डबल जोड़ूंगा तो 87 आ जाएगा। ठीक है जी, आसान सा लॉजिक, बीच वाले को डबल करके तीसरे में जोड़ दिया तो ये पहला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यार टाइम थोड़ा सा कम है, तेजी से चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त किए? ये अभी किसी शायद क्विज में या मॉक में आया था ये क्वेश्चन। मैरी कॉम, मैरी कॉम ने तीनों पुरस्कार प्राप्त किए हैं, और ऑप्शन भी सेम ही थे शायद, ये किसी क्विज में भी आया था अभी रिसेंटली, उस वक्त तो नहीं पता था, अब पता चल चुका है। चलिए, इसने क्या बोला है? जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एल पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो सी एल बताना है आपको, सी एल ये बताना है कितना होगा सी एल। ये ए एल दे रखा है 8, ये दे रखा 3, ये 6, तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 24, 6 चौक 24, 4 हो जाएगा सिंपल। कैसे? जब जीवाएं दो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो ये ए एल इंटू बी एल बराबर होता है आपका सी एल इंटू डी एल। ठीक है, तो इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये आ जाएगा, तो 8 3 24, तो 6 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 4 की, तो 6 चौक 24। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी के क्रम में लगाना है, बताओ, आसान से सवाल है। तो इस सवाल को आप कैसे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। जैसे हमें पता है पहले या तो 2 आएगा या पहले 3 आएगा, तो 2 और 3 में से चेक करो पहले क्या आएगा। तो डी आई एस ई और सी, तो सी पहले आता है तो 3 पहले आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इनमें देखो 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 5 में से चेक करो पहले क्या आएगा? 1 और 5, तो डी आई एस एच, जी, डी आई एस जी, तो जी पहले आते हैं, एच एच आई जे ई एफ जी एच, तो जी पहले आता है तो 5 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से ऑप्शन से आप इसको आसानी से कर सकते हो। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। भारत किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन
आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? भारत 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखता है? देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं ना, एंड में देखते हैं, बचता है टाइम तो। इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखेंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डैश के बीच भारत और रशिया के बीच का उद्यम है। इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। भारतीय हाथी निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु नहीं है? हाथी किसका राज्य पशु नहीं है? असम में तो हाथी होना चाहिए भाई। कर्नाटक में तो बहुत सारे हाथी होते हैं, तो शायद इनका तो होना ही चाहिए। और केरल में भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो साउथ में, तो ये तो होंगे। आई थिंक असम में भी होना चाहिए। झारखंड में नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो मेरे हिसाब से तो झारखंड होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में बॉस कर लो जल्दी से भाई इसको, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? स्कूल में छात्रों की कुल संख्या इतनी है, और ये छात्रों की संख्या रखते हैं देख के। पूछा गया टी और आर के अनुरूप केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर क्या है, ये बताना है आपको। तो केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर किस में दे रखा है? अच्छा, डिग्री में दे रखा है, फिर ठीक है। हम्म, तो इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो जब परसेंटेज में दे रखा है ऑलरेडी। तो टी और आर के अनुरूप केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर। तो टी में कितना है भाई? टी कहाँ पे है? ये है टी, तो टी है ये। और आर क्या है? आर ये है ये। तो इनके बीच में कितना है? 12% का डिफरेंस है। ठीक है, और डिग्री में निकालना तो ये 360 होता है पूरा। तो 360 का 12% आपको निकालना है, 360 का 12%। तो जीरो से जीरो खत्म, 12×6 = 72, 12×3 = 36, 40 और 3×43, 43.2। ऑप्शन नंबर हु 43.2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी इंग्लिश में पढ़ोगे क्या आप? ऐसे दिन आ गए क्या अब? इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखो, इसमें मैंने आपको बोला है सबसे पहले आप फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक चेक करो, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक चेक करो, उसके बाद दूसरी चीजें चेक करनी है। ठीक है, तो आर से एफ, तो एफ से आर, एफ से आर, 3×4 = 12, 18 में से 6 गया 12। ई से एन, तो एन से ई, एन से ई 14, और 12×26 जेड आना चाहिए था। QRST। तो भाई पहले से पहले का तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट से लास्ट पे चलते हैं। RSTUVWXY, 2 4 6 7। तो ई में 7 प्लस करेंगे तो 5 और 7 12। ये तो माइनस हो रहा है। आर में प्लस किया है, 2 4 6 7 + 7। फिर ई में क्या किया है? प्लस। ई 5 है, और ये 10 + 5 किया है। फिर TUVW +3 किया है, ठीक है, +3 कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए में क्या करना है? ए में क्यू, ए से क्यू तो नहीं हो रहा मामला। आई से एन, JKLMN +5 कर दिया। एल से एफ। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। तो अब आपको क्या करना है? दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले ये देखो कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं है। FNQ नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं है। रैंडम वैल्यूज तो नहीं दे रखी, जैसे FR को F लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले कॉमन चीज़ चेक करो, यहाँ पे क्या है? E है, तो E यहाँ पे भी है, तो E को N यहाँ पे लिखा है, E को Q यहाँ पे लिखा है, तो रैंडम वैल्यूज तो नहीं दे रखी। ठीक है, आगे पीछे करके भी नहीं दे रखा, तो अब सीधा टाइम खराब किए बिना इसको बांट लो आप पैटर्न्स में। तो RETAIL, तो इसमें 3 3 का पैटर्न बांट दो। तो यहाँ पे क्या है? FNQWJ और वाई। ठीक है, तो इन तीन का लिंक देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर से क्यू, QR+1, एफ से टी, और एन से ई। तो यहाँ पे भी तो कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा। अगर दो दो का तोड़ें, दो दो का पेयर तोड़ें, तो NOPQREFG, EF+ हो जाएगा। PQRSTUVW
दो दो का भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा। हम्म। अच्छा, ये फर्स्ट का लास्ट से लॉजिक देखें एक बार, तो आर से डब्ल्यू, RSTUVW 5 हो गया। ई से जे +5 हो गया। टी से वाई 20 से 25 +5 हो गया। अरे भाई, इतना खतरनाक पैटर्न दे दिया इसने तो भाई। तो पहले के 3 का बाद के 3 से लिंक है, और यहाँ पे देखिए पहले लास्ट के 3 का लिंक यहाँ से है क्या, A से F +5, 9 से 5 14, KL 12 5 17। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। पहले 3 का लिंक बाद के 3 से है, और बाद के 3 का लिंक पहले 3 से है। बहुत सही, बेहतरीन क्वेश्चन। HARBOR। तो इन 3 का लिंक यहाँ से +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, तो M आ जाएगा। A में 5 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। R 18 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, यानी कि W आ जाएगा। तो MFW, तो MFW ये नहीं हो सकता, MFW, MWF ये नहीं हो सकता, सॉरी WFW है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, MWF तो ये भी नहीं हो सकता, पहले ऑप्शन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे +5 करो भाई, G आएगा। +5 करेंगे तो 15 और 5 20, T आएगा। यहाँ W आएगा। ठीक है ना। 8 5 13, 1 5 6, MFW एक ही ऑप्शन में था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 5 मिनट ले दिए इसमें, जो कि स्किप करने वाला था, लास्ट में करना था हमको, बट हम गधे हैं कि टाइम खराब कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन इतने से जुड़े, अच्छा गधे मैंने आपको नहीं बोला, अपने आप को बोला है। ठीक है, कभी आप दिल पे ले जाओ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कमेंट कर देते हो कि, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया। तो सविनय अवज्ञा से जुड़े किसका आंदोलन नमक सत्याग्रह। इन सभी में से जो नमक सत्याग्रह उसका गांधी जी ने नेतृत्व किया था। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, बताओ यार। अब ये मानव शरीर में कितनी है, 206 हड्डियां हैं। इंग्लिश में पॉज कर लो भाई जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच अनुभवजन्य संबंध का प्रयोग करते हुए माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। यदि माध्य इतना है, बहुलक कितना है, अरे भाई सीधा लिख देते यार। माध्य इतना है, बहुलक कितना है, माध्यक निकालो। ये अनुभवजन्य संबंध का प्रयोग करते हुए, वाह। तो आपको पता है 3 मीडियन -2 मीन बराबर होता है मोड। ठीक है। तो बहुलक कितना दे रखा है, 140 बराबर 3 मीडियन। तो माध्य का नहीं दे रखी, तो 3 मीडियन -2 माध्य। तो माध्य 70 दे रखा है तो 70, सॉरी 35 दे रखा है तो 35 दूनी 70। ठीक है। तो 70 इधर आ गया तो ये बन गया 210, और अपॉन में 3 गया तो 3 7 21। तो मीडियन कितनी आ गई, 70। ऑप्शन नंबर डी इज दी 70 70 70। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में करेंगे इसको। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, डी एफ की माता है। तो डी जो है ये माता है किसकी, एफ की। ठीक है। डी जी के पिता की माता है। तो डी जो है ये जी के पिता की माता है, तो ये किसी के पिता हो सकते हैं, बट हो सकता है एफ के अलावा डी की और कोई संतान भी हो। तो आगे बढ़े, तो जी ए और सी का भाई है, एफ ई का इकलौता पुत्र। एफ जो है ये इकलौती संतान है ई की। तो डी की भी संतान है और ई की भी है, तो ई इनके पिताजी हो गए, है ना। डी अगर माता है तो ई पिताजी हो गए, और एफ इकलौता पुत्र है, यानी कि इकलौता है। अब समझ में आ गया। तो डी जो है वो जी के पिता की माता है। तो डी के पिता कौन है, एफ है, सॉरी डी जो है जी के पिता, तो जी यहाँ पे है। तो जी के पिता एफ है, पिता की माता कौन है, डी है। ठीक है। जी ए और सी का भाई है, तो ये जो है जी भाई है ए और सी का। तो ए और सी इसके भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है सी से क्या है, सी के पिता यानी कि दादा हो गए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। भारत के सर्वोच्च प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कमांडर इन चीफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लो भाई पॉज करके पहले ही, हिंदी में देखें इसको। एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर चलती है, और धारा की चाल इतनी है, शांत जल में नाव की चाल बतानी है। आसान सा सवाल बहुत। तो भाई आपको पता है प्रतिकूल का मतलब होता है, प्रतिकूल चलना मतलब धारा की चाल को पहली बात तो वाई कहते हैं, और शांत जल में नाव की चाल को एक्स कहते हैं। ठीक है। और धारा के प्रतिकूल जब चलता है तो 50 मिनट लेता है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 किलोमीटर चलेगा
और स्पीड क्या है इसकी, धारा के प्रतिकूल चल रहा है, तो एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो एक्स नहीं दिया हुआ, वाई दिया हुआ है 3, ठीक है। बराबर टाइम कितना लगता है, 50 मिनट। तो क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस है, ठीक है, तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो टाइम को भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 50 मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो ये 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन ये कर देंगे खत्म। अब देखो ये 5 दूनी 10 है, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये 12 कब आएगा, जब एक्स को मैं 15 रख दूँ, तभी तो 15 में से 3 या 12 आएगा। पूरा सॉल्व करना चाहते हो पूरा सॉल्व कर लो, इस तरीके से स्मार्टली करना चाहते हो स्मार्टली कर लो, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से इसको, हिंदी में देखेंगे। विषम ऑड वन आउट छांटना है आपको इसमें। तो ये 5 का स्क्वायर दे रखा है 25, ये 4, ये तो स्क्वायर नहीं दे रखा, लेकिन इसमें 4 में किसकी गुणा की हुई है, 20 की गुणा की है, इसमें 3 में 12 की गुणा की है, 2 में 6 की गुणा की है, 5 में 5 की गुणा की है, बाकी सब में ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया, इसमें केवल 5 से ही कर दिया। ऐसा क्यों, 4 में 20 से क्यों किया है भाई, 4 पंजे 20 होता है, 3 चौका 12, 2 तिया 6, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 में उससे एक ज़्यादा से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उससे 4 में मल्टीप्लाई किया, यानी 4 में पहले उससे एक ज़्यादा, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई किया, अब 20 को फिर से 4 में मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 में 3 से एक ज़्यादा 4, तो 4 तिया 12, यानी कि 3 में 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 से एक ज़्यादा 3, 3 दूनी 6, अब 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला गलत है पहला वाला। 5 से एक ज़्यादा 6, तो 30 से मल्टीप्लाई करते तो 150 आता, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऑड वन आउट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, चौरी चौरा की घटना, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बहुत फेमस क्वेश्चन, और आई थिंक कल भी आया था, मिनी मॉक में भी आया था। 3130 की धनराशि को 3 भागों में बांटना है, दूसरा भाग पहले का 60% है। तो अगर मैं पहला दूसरा और तीसरा 3 भाग है ना, ये लिख लेता हूँ। तो दूसरा भाग पहले का 60% है, तो दूसरा भाग पहले का 60% है, अगर पहला भाग 100 है, तो दूसरा भाग इसका 60% यानी कि 60 है। ठीक है, पहले भाग और तीसरे भाग का अनुपात 5:7 है, तो पहले भाग का अनुपात और तीसरे भाग का, पहले और तीसरे का, अगर पहला 5 है तो तीसरा 7 है, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले इसमें से 0 हटा दो, ठीक है, 10 और 6 कर दो इसको। 5 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 2 गुना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, तीनों भागों में बांटना है, तीनों भागों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मल्टीपल से चेक करो, तो पहला वाला जो भाग है वो 10 का मल्टीपल होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 10 का मल्टीपल तो यही है ना, 710। दूसरा वाला जो है वो 6 का मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल ये है क्या, 4 और 2 6, ये है नॉन, ये 3 से नहीं घटेगा, खत्म। तो 6 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। मल्टीपल से चेक कर सकते थे, वरना आप बेसिक से करना चाहते तो बेसिक से कर सकते थे। कितना था, 10, और यहाँ पे कितना था, 6 का मल्टीपल, और यहाँ पे कितना था, 14। तो इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14 20 और 30, तो ये 2130 जो है, टोटल कितनी धनराशि है मेरे पास, 30 है, 30 यूनिट है, 30 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 710। फिर 6 यूनिट की वैल्यू निकालना, फिर 14 यूनिट की वैल्यू निकालना, टाइम लगेगा, इसलिए हमने सीधा ऑप्शन से पुट करके कर दिया। अरे बाबा, 20 मिनट रह गई, जल्दी से करते हैं। 8 लड़के ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई वर्गाकार मेज है, अगेन आज भी टाइम का इशू हो जाएगा यार, बताओ। 8 लोग हैं, ठीक है, प्रत्येक भुजा पर 2 लड़के बैठे हैं, तो यानी कि हर भुजा पे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जी और सी एक ही भुजा पे बैठे हैं, तो किसी एक भुजा पे जी और सी को बिठा देते हैं भाई, हो सकता है सी ऊपर हो जी नीचे हो। अब देखते हैं भाई क्या होता है। ई जी के सम्मुख बैठा है, तो ई जो है वो जी के सम्मुख यहाँ पे बैठेगा, और ई बी के निकटतम दाएं हैं, तो ई जो है वो बी के निकटतम दाएं हैं, तो बी यहाँ बैठना चाहिए इस हिसाब से, तो इसके निकटतम दाएं ये हो जाएगा। एफ और एच जी और सी की आसन्न भुजा पर बैठे हैं, तो जी और सी की किसी आसन्न भुजा पर एफ और एच बैठे हैं। एफ और एच जी और सी की आसन्न भुजा पर, अब ये जी और सी के बगल में बैठे हैं, या जी और सी की बगल किसी एक भुजा पे बैठे हैं। आगे बढ़े, एफ और एच एक ही भुजा पे बैठे हैं, अच्छा, तो एफ और एच जो हैं वो एक ही भुजा पे बैठे हैं, यानी कि इनकी बगल वाली भुजा पे बैठे हैं जी और सी की। तो यहाँ पे तो बैठ नहीं सकते, यहाँ तो बी बैठा है, तो एफ और एच यहाँ पे बैठेंगे, एफ यहाँ बैठेगा, या एच यहाँ बैठेगा, या एच यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा, ठीक है। और आगे क्या बोला इसने, डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए थे। एच बी के बाएं से चौथे स्थान पर है,
तो बी के बाएं से चौथे स्थान पर तो 1 2 3 4, तो एच भाई यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले स्थान पे एच आ जाएगा, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है। डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी का निकटतम पड़ोसी डी यहाँ पे नहीं है, तो डी यहाँ पे होगा। लड़कों का कौन सा युग्म वर्गाकार मेज की एक ही भुजा पर बैठे लड़कों को दर्शाता है, तो इसमें से कौन सा पेयर है जो एक ही भुजा पे बैठे हैं? ए और सी एक साथ बैठे हैं क्या? ए कहाँ पे है भाई? ए कहाँ पे है? ए कहीं पे नहीं, तो ए को यहाँ बैठा दो। तो ए और बी एक साथ, ई और डी ऐसे, तो ए और सी एक साथ नहीं है, एच और डी एक साथ नहीं है, बी और डी अलग अलग हैं, ए और बी और ए बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में बॉस कर लो जल्दी से। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़े थे। बंदा बहादुर खालसा सेना आपको पता ही होगा, अगर ये नहीं पता तो फिर आप क्या ही पढ़ रहे हो फिर, तो है ना। ठीक है। चलिए, बिंदु एम और एन पी क्यू आर की भुजा, तो भाई एक पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार लिए गए हैं, तो एम जो वो पी क्यू पर है, एम पर एन जो वो पी आर पे है, तो यहाँ पे एन है। इस प्रकार लिए गए पी एम बराबर 1/3 पी क्यू, तो पी एम 1 है तो ये पूरा 3 है, तो यानी कि ये 2 हो गया। पी एन बराबर 1/3, तो ये 1 है, तो पी आर पूरा 3 है, तो ये 2 हो गया। यदि क्यू आर की लंबाई 15 है, तो क्यू आर की लंबाई 15 है, तो एम एन की लंबाई बतानी है, तो एम एन यानी इसकी लंबाई बतानी है। समरूप हो गए, तो भाई जो एक छोटे वाले त्रिभुज का और एक बड़े वाले त्रिभुज का साइड का रेशियो होगा, तो वही सारी साइड्स का रेशियो होगा। तो यहाँ पे ये 1 है छोटे वाली त्रिभुज की भुजा, और बड़े वाले की 3 है, तो 1 और 3 रेशियो होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे छोटे वाले की 1 होती तो ये बड़े वाले की 3 होती भुजा, तो यहाँ पे तो 5 गुना दे रखा है, तो ये भी 1 का 5 गुना होगी, तो 5 होगी, है ना। 5 होगी ना, जब भी तो रेशियो 1 3 आएगा। छोटे वाले की 1 है तो बड़े वाले की 3 है, तो यहाँ पे 5 है, तो ये 15 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा ना रेशियो। तो पूछा गया छोटी वाली एम एन की भुजा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भाई फिलर्स को फिल करना है, तो के ए के बाद क्या है? डैश ए, तो के ए के बाद डैश ए, के ए 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 डैश ए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, तो 7 7 में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक बढ़ गया एक पेयर, 3 4 5 6 7, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो पहली बात तो शुरू में के है, तो यहाँ पे के आ जाएगा, तो सेकंड लास्ट में के आएगा, सेकंड लास्ट में के सब में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ये खत्म। ठीक है। तो ये क्या हो गया, के ए आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, तो फर्स्ट पे आर सब में दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये खत्म। ठीक है, तो के आर डैश एन के ए, तो यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे के यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म, तो फर्स्ट वाला इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। अमर जवान ज्योति भारत की पाकिस्तान पर विजय को अंकित करने के लिए डैश वर्ष में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी ये? 71 के युद्ध के बाद, 72 में। ठीक है, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। तीन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और अनुपात, तीन संख्याओं का एलसीएम और उनका अनुपात इतना इतना है, तो ये एलसीएम है, ये इनका अनुपात है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग बताना है, तो एलसीएम ये दे रखा है और रेशियो ये दे रखा है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि पहली संख्या 3x है, ठीक है, दूसरी संख्या 7x है, तीसरी संख्या 11x है। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो ये तीनों इसमें से ले लेंगे, पहले 3 × 7 × 11 और x तीनों में, तो x, तो ये एलसीएम हो गया बराबर 1386। ठीक है, अब इनसे काटो इसको, ये सब नीचे आ जाएंगे इसके, तो पहले काट दो 11 से, तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिक 66। अब किससे काटोगे? 21 से काट देंगे क्या, 2 छिक 12, 6 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी संख्या है 11x, सबसे छोटी है 3x, तो 11 और 3 14x, तो 14 × x कितना है 6, 14 छिक 84, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या आएगा ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो FGHIJK +5, तो के में 5 जोड़ा 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, तो टी के बाद यू आता है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले यू आ रहा है। बताओ कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे।
दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दुनिया की पहली महिला जो है वो भारतीय हैं। कौन? संतोष यादव। ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, और क्योंकि भारतीय हैं इसलिए भी याद होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में पॉज करो, हिंदी में देखिए इसको क्या बोला इसने। एक दुकानदार ने दो कलाई घड़ियां 7200 रुपये में खरीदी। उसने एक घड़ी को 25% की हानि पर और दूसरी घड़ी को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसे ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। घड़ियों के क्रय मूल्य के अंतर को बताना है भाई, उनके बीच में अंतर कितना है ये बताना है। ठीक है, ओके। इसने बोला दोनों घड़ियां इसने 7200 रुपये में खरीद ली। एक घड़ी को 25% की हानि पर, दूसरी को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो अगर मैं कहूँ कि एक को उसने एक्स पर खरीदा, एक कॉस्ट प्राइस जो है एक का एक्स है एक का वाई है, तो भाई एक पर तो उसको 25% की हानि हुई और दूसरी पे 15% का लाभ हुआ। और वो दोनों मतलब ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी कि मैंने दो चीज़ें थी, एक पे 25% का मेरे को हानि हुई, तो एक्स पर 25% यानी कि 1/4 की जो हानि हुई, वो मैंने जो अगली वस्तु बेची ना दूसरी वस्तु, उस पर 15% का प्रॉफिट कमा के कवर कर लिया। समझ पा रहे हो? यानी जितनी इस पे हानि हुई थी उतना ही दूसरे पे प्रॉफिट हुआ। 15/100 यानी कि 3/20। बात समझ पाए? जब ना तो कोई लाभ ना हानि हुआ, इट मीन्स कि जो पहली वस्तु पे 25% की हानि हुई थी, ठीक है, इस पे जो हानि हुई थी उसको मैंने कवर कर लिया दूसरी वस्तु के प्रॉफिट से, तो इस पे जो हानि हुई थी वही दूसरी वस्तु पे प्रॉफिट हुआ होगा, सिंपल। तो चार एकम चार, चार पंजे 20, तो 5 इधर आ गया ये। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और वाई की 5। तो एक्स अगर 3 है, वाई अगर 5 है, तो बोले दोनों के ये क्रय मूल्य आ गए, और दोनों के क्रय मूल्य के बीच में अंतर कितना है? 2 यूनिट। और दोनों का क्रय मूल्य टोटल कितना है? 5 और 3 8। ठीक है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 900, 8×9 72, और 2 यूनिट की वैल्यू निकाली है तो 9×2 18। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखें। निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे क्या धारणा बना सकते हैं? विषय पर पूरी महाभारत कह रहा हूँ, पूरी महारत के बिना निबंध नहीं लिखे जा सकते। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, इसने गलत है। भाषा भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिखता है। अच्छा निबंध लिखने में सक्षम रहने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पे पकड़, तो खाली भाषा पे पकड़ नहीं, विषय की समझ भी होनी चाहिए, तो दोनों ही गलत हैं। ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। सस्टेनेबल सर्कुलरिटी पर SIAM ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग पर किसने जोर दिया? तो इस पर किसने जोर दिया होगा? अरे, मोदी जी अगर कहीं पे हैं तो सारी अच्छी चीजें मोदी तो हो सकता है मोदी जी ने ये किया हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता, सूखा तुक्का मार रहा हूँ। ठीक है मोदी जी के साथ। इंग्लिश आवाज करके जल्दी से पढ़ो, हिंदी में देखेंगे। आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम चयन कीजिए। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है, इसको बाद में देखेंगे, अभी आगे देख लेते हैं, क्या पता आगे क्वेश्चन ऐसे हों जो छूट जाए। 3 और 9 का तीसरा अनुपातिक पी है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल पी है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? अगर ये ए है ये बी है तो तीसरा प्रोपोर्शनल सी है। और आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो बी स्क्वायर यानी कि 81 बराबर ए कितना है? 3, और सी कितना है? 3, सी कितना है? सी। तो इससे इसको काट देंगे, 3×9 = 3×7 = 21। तो सी आ गया आपका 27। और ये बोला है कि 6 P और 4, तो ये जो पी है ना, ये सी जो है ये पी है ना, सी की वैल्यू पी दे रखी है। बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है और सी की वैल्यू पी दे रखी है, ठीक है। तो 6 P और 4 का चौथा अनुपातिक, तो क्या हो जाएगा? चौथा अनुपातिक शुरू के दो और बाद के दो को रेशियो में बराबर रखना होता है, तो 6/P। तो पी कितना आ गया? 27 बराबर 4/4 प्रोपोर्शनल हमने एक्स मान लिया, वो निकालना है। तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो 4×27, और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 2×2 = 4, 2×3 = 6, 3×9 = 27, 9×2 = 18। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो भाई जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। ये सब लिखा जाता है, पूछा गया बेल साउंड, बेल साउंड कहाँ पर है भाई? बेल साउंड को देखना है तो बेल्स ये रहा और साउंड ये रहा, तो बेल्स साउंड इसमें है, तो गोल्डन बेल्स आर साउंड, तो बेल साउंड कहीं और है क्या?
बेल्स साउंड कहीं और है क्या? बेल्स बीइंग लाउड, बेल्स और यहाँ पे है हेयर्स आर गोल्डन ब्लैक, गोल्डन बेल्स आर, अच्छा गोल्डन और आर, गोल्डन और यहाँ पे दे रखा है, तो बेल्स और साउंड इसमें नहीं दे रखा, गोल्डन और आर दे रखा है। इट मीन्स कि इसके चार कोड में से दो कोड इसमें मिलेंगे और दो कोड नहीं मिलेंगे, जो नहीं मिलेंगे वही किसके हैं? बेल्स और साउंड के हैं। तो अब चेक करो जल्दी से, एट द रेट यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, आर एम यहाँ है नहीं, पी आर यहाँ है नहीं, के टी यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इट मीन्स कि ए के और हैशटैग जो है ये बेल्स साउंड का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूरा नाम, ये तो हम पूछा करते थे ना आपस में खेल खेल में 11 ट्वेल्थ में, ये होता था यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड में लग रहा है। यदि त्रिज्या R1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या R2 वाले एक अन्य अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, तो R2 बराबर क्या है? R1 वाले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? R1 का स्क्वायर। इसका रेशियो देखते हैं किसके साथ है, अच्छा समान है यानी कि बराबर है किसके? R2 वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्या होता है? दो और दो और एक 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई से तो पाई कैंसिल, तो पूछा गया R2, तो R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4R1/3 का, ठीक है। 4R² / 3, आर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, R2 का स्क्वायर ये आ गया। तो R2 कितनी हो जाएगी? इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2R/√3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई सारी चीज़ें एनमी दे रखी है किसने? 7 लड़कों का ये सब दे रखा, आईक्यू परीक्षण, तुलना की जाती है, बी टू की बुद्धि B6 से अधिक है, तो B2 अधिक है किससे? B6 से, ठीक है ठीक है, ये 2 है। B5 की आईक्यू तीसरा सबसे कम है, तो सबसे कम 1 2 और B5 है तीसरा सबसे कम, ठीक है। B4 की बुद्धि 6 लड़कों से अधिक है, टोटल कितने? 7 है, तो 6 से अधिक है, तो 6 से अधिक यानी सबसे अधिक है इसकी, किसकी? B4 की। 6 से अधिक यानी कि सबसे अधिक है ना। B3 की बुद्धि B2 से कम है, तो B2 से कम है B3, तो B3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। B1 की बुद्धि B2 से अधिक है, तो B2 से अधिक है B1 की, तो B1 यहाँ आ जाएगा। B7 की बुद्धि सबसे कम है, तो B7 सबसे कम है, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी उच्चतम बुद्धि, तो सबसे उच्चतम किसकी है? B4 की, तो सेकंड नंबर पर B1 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 5 मिनट बचे हैं बस, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आ जाओ। इंग्लिश में बॉस को जल्दी से, हिंदी में देखते हैं। पश्चिम एशिया में सबसे बड़े प्लास्टिक एक्सपो अरब प्लास्ट में किस देश ने टिकाऊ समाधान प्रदर्शित किए हैं, जिसमें 125 कंपनियों ने भाग लिया? पश्चिम एशिया में किस देश ने टिकाऊ समाधान प्रस्तुत किए हैं? टिकाऊ समाधान में तो हम भारत के साथ जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखें। लारेशिया और गोंडवाना भूमि डैश के द्वारा अलग होते हैं, तो कौन सा सागर था जो अलग करता है? टेथिस सागर, है ना। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, और ये पेंजिया पेंथलाशा सब पढ़ा होगा आपने। अरे भाई इंग्लिश में बॉस करो हिंदी में। इसको भी देखते हैं ना, कैलकुलेशन में टाइम ना लग जाए, 5 मिनट बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से। फार्मासिस्ट दवाई से रिलेटेड है, तो ऑप्टिशियन ऑप्टिशियन ऑप्टिकल से रिलेटेड है, चश्मे से संबंधित है। नेक्स्ट, मीटिंग डे नेंटेस मेट्रोपोल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर बाधा में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का नाम क्या है? पता नहीं भाई, पाकिस्तान के बारे में याद रखेंगे क्या आप? पाकिस्तान के बारे में भी याद कर रखना पड़ेगा क्या? ऐसे दिन आ गए क्या? 810 सेंटीमीटर वाले एक बड़े गोलाकार बेसन के लड्डू को 90 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार लड्डू में तोड़ा जाता है, तभी छोटे लड्डुओं के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े लड्डू के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो बड़े वाले का तो आप निकाल लो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो, बड़े गोलाकार बेसन के लड्डू को 90 सेंटीमीटर वाले छोटे गोलाकार लड्डू में तोड़ा जाता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि छोटे लड्डू कितने बनेंगे। तो आयतन बराबर होगा, और इसके बेसन के लड्डू कह रहा हूँ, गोलाकार लड्डू है तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R³ ये बराबर होगा छोटे वाले एक लड्डू का 4/3 पाई R³ इंटू कितने लड्डू हैं? एक्स लड्डू हैं, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो 810 बड़े वाले की क्यूब है, 810 इंटू 810, ठीक है। ये इसकी क्यूब कितनी है? ये क्यूब नीचे आ जाएगी इसकी, 90 की क्यूब, 90 × 90 × 90,
ठीक है, यहाँ पे इंटू में तो यहाँ पे ला दिया हमने, 0 से 0 तीनों खत्म, 9 × 81 तो ये 9 का क्यूब आ गया 729। तो हमें ये पता चल गया कि जो छोटे वाले लड्डू हैं वो हैं 729। ठीक है, अब इसने ये पूछा है कि सभी छोटे लड्डू के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े लड्डू के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो छोटे वाले लड्डू का, एक लड्डू का कितना हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लड्डू का होता है 4 पाई r², तो 4 पाई r², तो r कितना है 90 इंटू 90। ठीक है, और इंटू 729 लड्डू हैं टोटल। ठीक है, तो एक का निकाल के 729 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी का आ गया टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े लड्डू का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4/4 पाई r², तो 4 पाई r² कितना हो गया 90 × 90। ठीक है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं की? बड़े लड्डू का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे छोटे छोटा बड़ा। ठीक है, सही सही है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेम आ रहा है ना, रेडियस सेम कैसे आ जाएगी? ये तो बड़े वाले का है ना, तो 810 हो जाएगा, ये भी 810 आ जाएगा। जब भी मैं कहूँ रेडियस दोनों की सेम थोड़ी है। ठीक है, ये बड़े वाले लड्डू का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये छोटे वालों का सबका हो गया। तो यहाँ पे 810 आ गया, 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल। ठीक है, ये 810, ये 810, 2 0 से 2 0 कैंसिल दोनों। 9 × 81 से 81 कैंसिल, और 81 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 × 8 = 72, 9 × 9 9, 9 × 9 9 × 81। तो भाई 9:1 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए फाइनली आज हमने टाइम से पहले किया है इसको। अब हम देखते हैं कौन से हमारे क्वेश्चंस रह गए, उसमें से सोचने की कोशिश करते हैं। ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा? ये पढ़ा तो था यार मैंने इसको, बट इसका नाम फॉरेनर ही था कोई। अब ये 3 ऑप्शन फॉरेनर दे रखे हैं, लेट्स सी। एक बाइट डेटा के एक डैश को होल्ड कर सकता है, एक बाइट डेटा एक डैश को होल्ड कर सकता है, किसको होल्ड कर सकता है भाई? देखते हैं, लेट्स सी। 35। आशीष नैथानी को किस हाई कोर्ट का, ये तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। मनोहर लाल द्वारा शुरू किए गए 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट और सुपर स्वच्छ लीग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना, शहरी स्वच्छता और यूएलबी के बीच नवाचार को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को सरल बनाना, ग्रामीण समुदाय विकास के प्रति। नेक्स्ट देखें भाई, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली जर्नलिंग फाइल सिस्टम, नो आइडिया। 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत के जो लक्ष्य हैं वो या तो 2030 तक के हैं या 2047 तक का रखा है एक। तो आई थिंक ये लक्ष्य भी 2030 तक का होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से 99% सही होना चाहिए क्वेश्चन। 89, लीनियस द्वारा सर्वप्रथम लिखित वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम आम का मेंजीफेरा। तो मेंजीफेरा तो सुना है, लेकिन इसके साथ क्या है, इंडिका और लीनियस द्वारा। तो मेंजीफेरा, इंडिका, कैरोलस लीनियस या लीनियस, नो आइडिया। दोनों में से एक होना चाहिए। तो किसके साथ जाए किसी के साथ नहीं जाएंगे, टाइम हो चुका है ख़त्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 92 हमने अटैम्प्ट किया, अच्छा लेवल था, पेपर का बहुत अच्छा लेवल था। इस लेवल के अगर मॉक टेस्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आएगा मॉक टेस्ट लगा के आपको। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल का मॉक टेस्ट था। अब लेट्स सी इसमें आपका स्कोर क्या रहा है। आजा भाई, 0 0 क्यों दिखा रहा है? शायद हमारा पीसी थोड़ा स्लो है तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, देख लेते हैं। अरे यार, हमने केवल 88.01 करेक्ट किए हैं, बट रैंक इम्प्रेसिव है थोड़ा। 1 2 3 1,12,88 में से आपकी रैंक है 105। इट मीन्स कि पेपर का लेवल अच्छा होगा जब भी आपकी रैंक ये आई है। ठीक है जी, एक सेकेंड एक सेकेंड, होल्ड हो जाओ भाई। ये है 92 हमने अटेम्प्ट किए थे, और 4 नंबर हमारे कम है, यानी कि 3 हमारे गलत हुए होंगे, जिसकी वजह से 1 नंबर और कट गया। तो अब 3 कौन से गलत हैं? देखो मेन चीज़ ना आपकी क्या होती है, परसेंटाइल देखा करो आप, ये चीज़ मेन होती है। यहाँ पे आपको ना लगभग 95 और सॉरी 95 99 या फिर 98 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। आप शुरू के 1% या 2% में आने चाहिए हो। ठीक है, अब आपको लगेगा 99 परसेंटाइल तो बहुत होती है भाई, 1 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 1 लाख में से 1% कितना होता है भाई? 10,000 होता है। 10,000 में नहीं आ सकते क्या आप शुरू में?
तो फिर वैकेंसी पे कैसे आप कब्जा करोगे? ठीक है। अब हमारे जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए वो हम देखेंगे। देखो अब ना एनालिसिस कैसे करना है ये आपको देखना है, ये समझना ज़रूरी है। एनालिसिस आप कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशंस में जाओ आप इसके। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ कि कैसे आप इसका एनालिसिस करेंगे। मैं एक बार दोबारा से फिर से 5 मिनट में समझा देता हूँ कि आपको इसका एनालिसिस प्रॉपर कैसे करना है। आपको रॉन्ग क्वेश्चंस तो देखने ही देखने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ठीक है, जो आपके सही हुए हैं वो भी आपको देखने हैं। फिर आपको ये चेक करना है कि किसका आपका तुक्का सही गया, और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो काम की है उसको भी नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई? आ गया, ठीक है जी। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो इंग्लिश में देखना, हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में देखना। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, पहले क्वेश्चन से ही हर एक क्वेश्चन को देखना है, और उसके बाद उसमें जैसे अब मैं इसको दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को अंग्रेजी सा नाम लग रहा था तो मैं सी लगाता हूँ उसका। ठीक है, बट ये गलत हो गया तो सेकंड होगा इसका, तो ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ये इतनी सारी बुक्स दी गई हैं तो सारी बुक तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मॉक में आती है ना, जो मॉक में आपके आती है उसको लिख लिया करो केवल। तो आपको यहाँ पे लिखना है, नोट्स में अपने ऐड करना है। नोट्स में लिखना है कि भाई मेरा पहला टेस्ट है ये, इसमें जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं या जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो है, ए पैसेज टू इंडिया जो बुक है ये लिखी है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर ने। ठीक है, ये ध्यान रखना कि भाई ये सब मत लिख लेना, इतना सारा सबकी बुक्स मत लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इतना सारा बल्क ना तो आपसे याद हो पाएगा, बेफिजुल में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप याद करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें तो कुछ याद करने की कुछ जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे करके आप ना सारे क्वेश्चंस देखोगे। जो क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे तुक्के से सही हुए होंगे तो उसका आपको देखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे हम देखें कोई एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये देखें एडविन हब्बल, ये तो ईजी है। अच्छा हाँ, इसी को देख लेते हैं अगर मान लो आपको नहीं पता। एडविन हब्बल था इसका आंसर। और देखो ये चीज़ भी केवल 42% ने आंसर की है। इट मीन्स कि भाई इतनी इजी चीज़ें भी लोग गलत कर रहे हैं। अगर इसमें अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सारी नहीं, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसको केवल आपको लिखना है। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ब्लैक होल के बारे में बता रहे हैं। एक और देख के बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो। जीके जीएस का कोई क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन था, देखो ये सही गया हमारा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो नाटा नाटा कह रहा हूँ, नाटो इंपॉर्टेंट है। नाटो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी आती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स में, अगर आपके पास नहीं है इसके नोट्स, तो इसको सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये लिखना है आपको। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे 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 इसमें पढ़ें तो भाई 31 देश हैं इसमें टोटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना आप। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। तो इसमें और कुछ तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। नाटो से रिलेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे खास दे नहीं रखी। तो नाटो से रिलेटेड अगर आप चीज़ें और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो या तो गूगल से किसी अच्छी सी जगह से सर्च कर लेना और ज़्यादा। ठीक है, वरना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाटो के फुल फॉर्म याद रख लेना, और ये कब बना, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ ये भी इसमें नहीं दे रखा, वो भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है और हर एक क्वेश्चन को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, जैसे इसका HAL था बिल्कुल सही। तो ये सारी कंपनियां, क्योंकि ये 14 कंपनियां हैं तो सारी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो PYQ में पूछी गई है बार बार, जैसे ये HAL बार बार पूछी गई है PYQ में। ठीक है, बाकी ये सारी बार बार पढ़ना भाई, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि महारत्न कंपनी कौन सी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है इसका। तो सबसे पहले मैं वो देख लेता हूँ जो हमने छोड़े हैं और जो हमारे गलत हुए हैं। तो 23 हमने छोड़ा है, इसका आंसर सही क्या होगा? बिट नहीं, करेक्टर होगा इसका आंसर सही। 35, 35 में कौन है भाई? फर्स्ट ऑप्शन है 35 का करेक्ट। 42 हमारा गलत हुआ है। 42 कौन सा गलत हुआ है? सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हमने प्रकाश सिंह बादल बादल लगाया था, जो कि आंसर है ज्योति बसु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी। 42 के बाद 48 हमने स्किप किया, इसका क्या आंसर है? सेकेंड ऑप्शन आंसर है इसका सही। 55 का क्या आंसर है? फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आप खुद से मॉक लगाएंगे और खुद से एनालिसिस करेंगे। अभी मैं केवल आपको वो दिखा रहा हूँ जो हमने गलत किया है, जो हमने स्किप किया है। ये कैसे गलत हो गया भाई? इसका क्या आंसर है? कर्नाटक में तो है। अच्छा, आसाम का राजकीय पशु नहीं है हाथी, हमें लगा था झारखंड का। कोई नहीं, चलो गलत हो गया। 83 हमारा 88 गलत हुआ है इसमें। अरे
मोदी जी ने तो भाई धोखा दे दिया हमें। हमें लगा कि सारी अच्छी चीज़ों का क्रेडिट मोदी जी के पास जाना चाहिए। चलो ये गलत हो गया, हमारा तुक्का था, ये सूखा तुक्का था बट गलत हो गया, चलो कोई नहीं। इसका क्या लगाना है भाई? बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। और हमने क्या छोड़ा? 99। 99 का क्या है भाई? हिमा दास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 99 का। 100 का क्या है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 100 का, ठीक है जी। तो जो हमने स्किप किए वो क्वेश्चंस, जो हमारे गलत हुए वो क्वेश्चंस हमने देख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है प्रॉपर इसका पूरी तरीके से, और मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं आपको, ठीक है। ये मॉक टेस्ट जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल टेस्ट 1, ये फ्री मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक पर फ्री पड़ा हुआ है, ये फ्री अपलोडेड है ये, ठीक है। इसकी जो सीरीज है इसमें से पहला टेस्ट फ्री है सभी के लिए, ठीक है। तो आप सभी इसको लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो लिंक है, इस मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। इस मॉक टेस्ट तक आप उस लिंक से डायरेक्ट पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हो तो लिंक से आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। और अगर मतलब वैसे आपने अगर टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया हुआ है एनटीपीसी की तो कर लेना, और नहीं भी किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचा देगा वो लिंक, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से जाइए, इस मॉक टेस्ट को लगाइए, अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करिए प्रॉपर, और बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है जी। तो चलिए फिर ये था आज का मॉक टेस्ट, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।